हेलो बच्चों माय नेम इज़ विशाल कुमार एंड आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर। सबसे पहले आप सभी बच्चों को स्कोर प्लस के जेई नीट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट क्लास सबसे पहले क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा मैं समराइज करूंगा और फिर हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि अलग अलग यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका कहाँ कहाँ पे पोजीशन होता है, और साथ में हमने देखा था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था यार कि हमें क्यूबिक यूनिट सेल में क्या पढ़ना है। हमें क्यूबिक यूनिट सेल में पढ़ना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसके बारे में मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का जो पोजीशन होता है वो हमारा होता है कॉर्नर, और कॉर्नर के अलावा ये आपका कहीं भी एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नहीं होते हैं, है ना। तो यहां पे अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पोजीशन की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां पोजीशनड होते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होता है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका पोजीशन सिर्फ कॉर्नर पे होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो कॉर्नर के जो एटम्स होते हैं वो आपका 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए कॉर्नर एटम का किसी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1 का होता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है जिसको हम Z कहते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एक यूनिट सेल में। क्यों होता है वो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो कॉर्नर पे एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। और आपको पता है आपका एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होगा। तो एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो हमारा 1 होगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा था कि अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन कहां होगा, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका पोजीशन होता है बेटा वो आपका फेस सेंटर जो कि 6 होता है। तो 6 फेस सेंटर और साथ में हमारा 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में Z जो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो 1 फेस सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो इसमें हमारा 6 फेस सेंटर होता है। जो फेस सेंटर पे एटम्स होते हैं बेटा वो 2 यूनिट सेल से इक्वली डिवाइडेड होते हैं, यानी इक्वली शेयर्ड होते हैं 2 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होगा, और ऐसे 6 फेस सेंटर होते हैं, साथ में 8 कॉर्नर होता है, और कॉर्नर एटम जो होते हैं वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। यानी अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो हमारा 4 होता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके अलावा हमने देखा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है वो आपका कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे होता है। तो पोजीशन क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो पोजीशन जो होता है वो हमारा होता है 8 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर।
यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे 8 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा। फेस सेंटर्ड में आपने देखा ही, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा कॉर्नर पे होगा और साथ में 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, है ना। ये हमारा ये फेस सेंटर 2 3 4 फ्रंट बैक, है ना। तो ये 6 फेस सेंटर पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा और 8 कॉर्नर पे होंगे। चलिए अब हम यहां पे बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा एक यूनिट सेल में। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? तो 8 कॉर्नर है। कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होगा। बॉडी सेंटर पे एक एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के अंदर होता है, यानी वो एक ही यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और इस तरह से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में 2 होगा। अगर हम बॉडी सेंटर के फिगर की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कहां कहां पोजीशन है? तो आपका 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और साथ में एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ये भी हमने बताया था यार कि फेस सेंटर हमें कैसे मिलता है। फेस डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम फेस सेंटर कहते हैं, और बॉडी डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बॉडी सेंटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, हेक्सागोनल एचसीपी यूनिट सेल की बात करते हैं। अगर है क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, एचसीपी यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एचसीपी यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन कहां होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है वो हमारा 12 कॉर्नर, 2 फेस सेंटर और हमारा 3 बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, हमने ये बताया था आपको कि अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के केस में कॉर्नर वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 6 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 का होता है, क्योंकि वो 6 यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं। तो यहां पे अगर मैं कहूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, तो एचसीपी यूनिट सेल के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? तो 12 कॉर्नर है। एचसीपी के केस में कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं वो 6 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 का होता है। 2 फेस सेंटर होते हैं, फेस सेंटर वाले एटम्स 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होगा। 3 बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर वाले एटम्स सिर्फ 1 यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में 6 होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो एचसीपी का आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। एचसीपी के केस में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां पे ध्यान दें, ये आपका कॉर्नर वाले एटम्स हुए, तो 6 ऊपर वाले हेक्सागोनल पे होंगे कॉर्नर, 6 नीचे वाले में, तो ये आपके 12 कॉर्नर हुए। साथ में एक हमारा इस फेस सेंटर होगा, एक हमारा यहां फेस सेंटर होगा, 2 फेस सेंटर,
और 3 हमारा बॉडी सेंटर पे होगा। तो इस तरह से ये 4 यूनिट सेल के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, जिसके बारे में मैंने सारी बातें आपको बताई कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होंगे और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में 1 होगा। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन जो होगा वो 6 फेस सेंटर और 8 कॉर्नर पे होगा। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में हाफ होता है। तो इस तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे। बॉडी सेंटर की बात करें तो 2 होंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में हमारा 6 होगा। और उनका पोजीशन कहां होगा ये भी हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें देखी थी। अब चलिए इस पे बेस्ड कुछ हम सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा, इफ इन द क्यूबिक सिस्टम ए एट कॉर्नर बी एट ऑल द फेसेस देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, अब चलिए पहले वाले ए के बारे में कहा जा रहा कि ए हमारा कॉर्नर पे है और आपको पता है कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ए हमारा 8 कॉर्नर पे है। ए कहां है, तो ए हमारा 8 कॉर्नर पे है और बी हमारा फेस सेंटर पे है। तो एक क्यूब में हमें पता है 6 फेस सेंटर होते हैं। तो बी जो ऑक्यूपाइड होगा वो हमारा फेस सेंटर पे ऑक्यूपाइड होगा। अब हमें फॉर्मूला बताना है। तो आपको पता है ए क्या, अगर मैं ए एटम नंबर ऑफ ए की बात करूं तो ए के कितने एटम होंगे, 8 कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का, तो ए के 1 एटम होंगे। अगर मैं बी के नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो नंबर ऑफ बी एटम कितना होगा, तो आपको पता है एक क्यूब में 6 फेस सेंटर होगा और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, यानी बी के 3 एटम होंगे और ए के 1 एटम होंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आप सिंपल बता सकते हो ना। फॉर्मूला ए और बी का हमें रेशियो निकालना है। ए के 1 एटम है, बी के 3 एटम है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा AB3। AB3 क्यों हुआ, आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट में कह रहा, इफ 1A इज रिमूव फ्रॉम 1 कॉर्नर मींस 1 कॉर्नर इज एम्प्टी, ओनली 7 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, अब ए के बारे में कहा जा रहा कि ए जो है वो 7 कॉर्नर पे है। तो बताओ नंबर ऑफ ए क्या होगा, ए का नंबर होगा 7 × 1/8, ये हमारा 7/8 हुआ। नंबर ऑफ बी तो एज इट इज रह गया क्योंकि 6 फेस सेंटर है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ। तो आप इस केस में यहां पे देखो तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, ए और बी का रेशियो कितना होगा, 7/8:3, यानी हम इसको कह सकते हैं 7:24। ए और बी का रेशियो हमारा 7:24 आया। मतलब सेकेंड क्वेश्चन के केस में फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, A7B24। आ रहा समझ में, हमें ए और बी का रेशियो ही तो निकालना है बेटा। अगर एक यूनिट सेल में ए के 7 एटम, अगर मान लो ए 7 है तो बी 24 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, सिंपल, उसका सिंपल होल रेशियो निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड के केस में हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है। सिंपल मोल रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं और इंपिरिकल फॉर्मूला ही फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड होगा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब चलिए थर्ड केस में बोला जा रहा, इफ 1B इज रिमूव फ्रॉम फेस सेंटर। अब चलिए बी को, थर्ड केस में बी को रिमूव किया गया तो ए कहां होगा, ए होगा हमारा 8 कॉर्नर पे। अब बी कहां होगा, तो बी होना चाहिए था 6 फेस सेंटर पे, लेकिन एक फेस सेंटर से बी को रिमूव कर दिया गया तो बी है हमारा 5 फेस सेंटर पे। आ रहा समझ में, पहले वाले केस में पूरा ए और पूरा बी
सब ऑक्यूपाइड है, 8 कॉर्नर पे, बी 6 फेस सेंटर पे। सेकेंड केस में एक कॉर्नर से ए को हटा दिया गया और थर्ड केस में बी को एक फेस सेंटर से हटा दिया गया। अब बताओ नंबर ऑफ ए क्या होगा? तो ए का नंबर तो वही हो जाएगा 8 कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का। अब चलिए हम बी की बात करते हैं, बी का नंबर कितना होगा? तो बी है हमारा 5 और इसका फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये हो गया हमारा 5/2। अब बताओ ए और बी का रेशियो हुआ 1:5/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2:5। अब ए और बी का रेशियो अगर 2:5 आ रहा तो आप सिंपली देख सकते हो बेटा कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2B5। तो तीनों कंडीशन में हमने फॉर्मूला कंपाउंड का देखा। जब ए का पूरा एटम कॉर्नर पे होगा, बी का पूरा एटम फेस सेंटर पे होगा, तो उस केस में फॉर्मूला AB3 आया। अगर ए एटम अगर सिर्फ 7 कॉर्नर पे होगा और बी हमारा 6 फेस सेंटर पे होगा, तो उस केस में फॉर्मूला A7B24 आया। और अगर हम थर्ड केस की बात करें, जहां पे ए हमारा 8 कॉर्नर पे है और बी हमारा 5 फेस सेंटर पे है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला आ रहा A2B5। तो ये आपने देखा कि आपको ये अंडरस्टूड है कि फेस सेंटर एक क्यूब में 6 हैं, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में हाफ होता है, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है ना। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार। इस क्वेश्चन में भी देखेंगे यही जो बातें मैंने अभी बताई ना बेटा, यही बातें से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। और हमें 4 ही तरह के यूनिट सेल पढ़ने हैं यार। क्यूबिक में 3, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, और फिर अगर बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहां पे देखो अगला क्वेश्चन है, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस atoms A are at the corner points and atom B at the face center point. If atom B is missing from one of the face centered points, the formula of the ionic compound is। चलिए अब A के बारे में दिया जा रहा कि A जो है वो हमारा कहां पे है? A हमारा जो है वो कॉर्नर पे है। बी के बारे में कह रहा इफ एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट्स, वन ऑफ द फेस सेंटर पॉइंट। तो अभी ये थर्ड केस आ गया ना बेटा, जो मैंने अभी बताया था कि ऐसे में ए होता है हमारा, ए है कॉर्नर पे, तो आपको पता है ए के कितने कॉर्नर होते हैं? तो ए हमारा 8 कॉर्नर पे है। अगर मैं बी की बात करूं तो अभी आपने देखा यार कि बी हमारा जो है वो आपका 6 फेस सेंटर होता है, लेकिन कह रहा कि बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, यानी बी एक फेस सेंटर पे मिसिंग है, मतलब टोटल फेस सेंटर 6 होता है और बी केवल 5 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक फेस सेंटर पे बी मिसिंग है। तो आप यहां से सिंपली देख सकते हो नंबर ऑफ ए क्या होगा। तो आपको पता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है और एक कितने कॉर्नर पे प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी एक यूनिट सेल में ए के कितने एटम होंगे? 1 एटम होंगे। अगर मैं एक यूनिट सेल में बी के नंबर ऑफ बी की बात करूं तो बी हमारा फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। कितने फेस सेंटर पे? 5 फेस सेंटर पे बी प्रेजेंट है और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, क्योंकि फेस सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं वो 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। कैसे इक्वली शेयर्ड होते हैं वो भी मैंने बताया था, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। तो ए और बी का रेशियो 1:5/2, यानी इसका सिंपल होल रेशियो 2:5 होगा। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2B5। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? A2B5, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये हमने बताया था यार कि जैसे ये फेस सेंटर पे कोई एटम है, ये मान लो फेस है। अब इस फेस सेंटर पे कोई एटम है, तो ये एटम जो है वो 2 यूनिट सेल, यानी अंदर जो नीचे के तरफ इसके बोर्ड के अंदर के तरफ जो यूनिट सेल है और जो बोर्ड के बाहर के तरफ यूनिट सेल है, ये दोनों यूनिट सेल में ये फेस सेंटर वाले जो एटम्स हैं वो इक्वली
क्या है, शेयर्ड है, यानी एक यूनिट सेल में उसका आधा हिस्सा है और दूसरे यूनिट सेल में उसका हाफ है। तो एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना पार्ट है, केवल हाफ पार्ट है, यानी जो भी एटम अगर हमारा फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा उसका किसी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन हाफ का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ एक्स विच क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी पैटर्न इज। सबसे पहले ध्यान दो, हमें मास दिया गया है, हमें मास दिया गया है और मोलर मास दिया गया है। तो मास और मोलर मास से मोल कॉन्सेप्ट में हम x के नंबर को तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x का नंबर कैलकुलेट कर दे लेते हैं। नंबर ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है यार, तो वो आप मोल कॉन्सेप्ट में आप सभी ने पढ़ा होगा, मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यानी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ x क्या होगा, तो x का जो नंबर है वो होगा, मास 4 है, मोलर मास 40 है, इनटू Na, यानी x का नंबर जो है वो हमारा 0.1 Na आया। चलिए ये हमारा x का नंबर आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें x का नंबर नहीं बताना, हमें यूनिट सेल का नंबर बताना है बेटा। हमें क्या बताना है, हमें यूनिट सेल का नंबर बताना है। हम x का नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए आपको दिया गया है बीसीसी पैटर्न। मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ एक्स इन 1 बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में अभी मैंने बताया था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होता है। ये हमने कैलकुलेट भी किया था यार। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये चीजें जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होता है एक यूनिट सेल में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, बॉडी सेंटर के केस में एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में एक यूनिट सेल में 6 एटम होता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। तो आपका एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x के एटम 2 होंगे कितने यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, यानी यूनिट सेल नंबर ऑफ x का आधा होगा। समझ में आ रहा, मैं ये कह रहा हूं 2x एटम प्रेजेंट हैं, 2x एटम प्रेजेंट हैं 1 यूनिट सेल में, क्योंकि बॉडी सेंटर यूनिट सेल के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो 2 होता है, यानी 2x एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। तो आप मुझे बताओ 0.1 NaX एटम जो होगा ये कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, 1/2 इंटू 0.1 Na। ये हमारा यूनिट सेल का नंबर हो जाएगा, आधा। एक यूनिट सेल में 2 एटम है, यानी यूनिट सेल का नंबर एटम के नंबर का हाफ होगा। तो एटम का नंबर हमने निकाल लिया 0.1 Na। तो 0.1 Na का आधा का मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा सिंपली क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, यानी यूनिट सेल का नंबर एटम के नंबर का आधा होगा, या हम कह लें एटम का नंबर यूनिट सेल के नंबर का डबल होगा। एक यूनिट सेल में 2 एटम है तो एटम का नंबर यूनिट सेल के नंबर का डबल है, या उल्टा कह लें यूनिट सेल का नंबर एटम के नंबर का आधा होगा। तो हमने एटम का नंबर निकाल दिया तो इसका आधा नंबर होगा यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का नंबर कितना आ जाएगा, 0.1 Na डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बातें क्लियर हैं? सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो एक यूनिट सेल में 2 एटम है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम है, तो एटम का जो नंबर है वो यूनिट सेल के नंबर का डबल होगा और यूनिट सेल का नंबर एटम के नंबर का आधा होगा। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं।
पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। ये हमने देखा सिंपल कि अगर हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्द बेटा नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जेई के पूछे हुए क्वेश्चन, ताकि उन क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि सॉलिड स्टेट में जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो वो बातें हम देखेंगे। यहां पे बढ़ते हैं यार, पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। हमने बोला क्रिस्टल में एटम्स को हम पैक करते हैं, तो हम अब कैलकुलेशन ये करने वाले हैं कि किस तरह के यूनिट सेल में कितना परसेंट पार्ट जो है वो एटम से भरा होता है और कितना परसेंट हिस्सा आपका खाली होता है। क्योंकि समझो यार, ये पैकिंग हमें क्यों देखने की जरूरत है, जैसे हम एटम्स को कितना भी क्लोजली पैक्ड करें, हमने पहले भी देखा कि कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आप देख सकते हो, ये हमारा खाली पार्ट है, और इसी खाली पार्ट को, ये जो खाली पार्ट है, इसी खाली पार्ट को हम वॉइड कहते हैं। वॉइड का मतलब क्या है, खाली हिस्सा, है ना। खाली जो हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वॉइड कहते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा खाली पार्ट है इसको हम कह रहे हैं वॉइड, खाली हिस्सा। तो हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, और आज का ये हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा। तो अगर मैं आज के टॉपिक्स में बात करूं तो हम ये बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अलग अलग यूनिट सेल जो हमें देखना है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अलग अलग यूनिट सेल में कितना पोर्शन हमारा एटम से फिल्ड होता है और कितना परसेंट हमारा वॉइड होता है, ये कैलकुलेशन अब हम देखने वाले हैं, और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी ये बताता है कि एक क्रिस्टल का कितना परसेंट पार्ट भरा है, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। सपोज एक क्रिस्टल का वॉल्यूम 100 यूनिट है, एक क्रिस्टल का यूनिट, मान लो कोई भी एक क्रिस्टल हमने लिया, मान लो ये क्यूबिक क्रिस्टल है। अब इस क्यूबिक क्रिस्टल का अगर मैं कह रहा हूं कि इसका वॉल्यूम जो है वो हमारा 100 यूनिट है वॉल्यूम, तो 100 यूनिट वॉल्यूम में कितना पार्ट जो है वो हमारा एटम से ऑक्यूपाइड है। सपोज अगर वो 70 यूनिट वॉल्यूम अगर एटम से फिल्ड है, तो हम कहेंगे कि इस क्रिस्टल का पैकिंग इफिशियंसी 70% है, मतलब 70% पार्ट भरा है और 30% जो पार्ट है वो हमारा वॉइड है। तो वॉइड का मतलब खाली जगह, तो 30% जो है वो एरिया आपका वॉल्यूम, 30% वॉल्यूम खाली है, जबकि 70% जो वॉल्यूम है वो हमने एटम से उसको क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। तो ये इसी को कहते हैं बेटा परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। तो चलिए हम लोग उसके कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं किसका, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेटा, मैं यहां पे आपको बता दूं सिंपल, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन एक रेशियो होता है किसका, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, it is ratio of volume of atoms occupied in the lattice and the volume of lattice। तो एटम्स किस एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लैटिस जो है, इसी को हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। यानी हम शॉर्ट में कहें तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल को हम देखें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, यूनिट सेल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक यूनिट सेल में जो घटनाएं घट रही हैं वो सारे लैटिस में वही घटनाएं घटेंगी, क्योंकि यूनिट सेल के रिपीटेड पैटर्न से ही हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो अगर हम एक यूनिट सेल का हमने वॉल्यूम लिया और उस वॉल्यूम में मान लो 4 एटम है एक यूनिट सेल में, तो एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, तो एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर एटम का रेडियस r है तो एटम स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल अगर हमारा क्यूबिकल है तो उस यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यू के बराबर होगा। ये हो गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। अब यहीं से हम निकालते हैं क्या, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। अब ध्यान देंगे परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, तो ये परसेंटेज में बताता है यार। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर होगा। यानी पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा कि 100 वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम हमारा भरा है। ऐसे ही अगर मान लो आपसे परसेंटेज एम्प्टी स्पेस पूछा जाए, तो अगर हमें पता है 100 में जितना हिस्सा भरा हुआ है उसको हम कहते हैं परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, तो उसको 100 में हम माइनस कर देंगे तो हमारा खाली जगह निकल जाएगा। अगर हमारा 100 में जितना जगह भरा हुआ है उसको हम कहते हैं परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, तो अगर मान लो 100 में उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वो हिस्सा निकल जाएगा जो हमारा क्या होगा, खाली होगा। तो अलग अलग यूनिट सेल में अब हमें इन्हीं चीजों को कैलकुलेशन करना है कि अलग अलग यूनिट सेल में कितना हिस्सा भरा होता है, कितना हिस्सा खाली होता है, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। तो सिंपल सा तरीका है कि हमें पता है एक क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो अगर हम यूनिट सेल में सारा कैलकुलेशन कर दें तो यूनिट सेल के कैलकुलेशन से हम पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक हमने यूनिट सेल लिया, यूनिट सेल के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम भरा हुआ है, तो आप यूनिट सेल में किससे भर रहे हो, यूनिट सेल के वॉल्यूम को आप किससे भर रहे हो, एटम से ही तो भर रहे हो। तो मान लो एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको हम कहते हैं Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अगर एक यूनिट सेल में Z एटम है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस यूनिट सेल में एटम का वॉल्यूम निकल जाएगा, और एटम के वॉल्यूम को अगर हम यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यही रेशियो हमें देगा पैकिंग फ्रैक्शन। इस पैकिंग फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो परसेंटेज निकल जाएगा कि 100 में कितना वॉल्यूम फिल्ड है, और परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी को अगर हम 100 में से माइनस कर दें तो हमें वो परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कितना जगह हमारा खाली है, एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा खाली है और कितना हिस्सा हमारा भरा होगा। ये दोनों का दोनों कैलकुलेशन हमने इजीली कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल में। क्यूबिक यूनिट सेल के कैलकुलेशन को समझने के लिए आप इस फिगर को देखोगे, और ये फिगर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा ओरिजिनल फिगर है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको साइड में समझा दूंगा। इसमें आपको ये समझना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं यार, हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो होते हैं वो हमारा एक एज के अलोंग टच करते हैं। तो यहीं से हमारा ए और आर का रिलेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो एक क्यूब के लिए यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा फॉर क्यूब। अगर हमारा यूनिट सेल क्यूबिकल है तो क्यूबिकल यूनिट सेल है तो क्यूबिकल यूनिट सेल में यूनिट सेल का वॉल्यूम ए का पावर 3 होगा। तो हमें ए और आर के बीच रिलेशन बताना होगा। जब तक हम ए और आर के बीच रिलेशन नहीं बताएं, जब तक हम परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी नहीं निकाल सकते। अगर हमें परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो हमें क्या चाहिए, ए और आर के बीच रिलेशन। अब ये ए और आर के बीच रिलेशन कैसे आएगा, उसके लिए यहां पे ध्यान देंगे। जैसा मैंने कैलकुलेशन तो सारा बताया हुआ है, यहां पे ध्यान दो।
अगर मैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, तो मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कैलकुलेशन हमने पहले भी देखा था। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जेड होता है। और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में मैंने क्या बताया आपको कि एटम्स जो होते हैं वो हमारा एक एज के अलोंग टच करते हैं। यानी अगर कोई एटम हमारा एक एज के अलोंग टच कर रहा, तो आप यहां देख सकते हो कि अगर ये हमारा एटम का रेडियस r है और ये भी एटम का रेडियस r है और एज लेंथ को हम अगर a बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में a इक्वल टू 2r रिलेशन आ जाएगा। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स किसके अलोंग टच करते हैं, एक एज के अलोंग टच करते हैं, तो r और r 2r हुआ, 2r इक्वल टू a के बराबर होगा। अब आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है तो उसका वॉल्यूम a का पावर 3 होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है, 4/3 पाई r क्यूब, और a का वैल्यू हम लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। ये हमें ध्यान रखना है, ये रिलेशन किसके लिए है, ये रिलेशन है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम जो होते हैं एक एज के लॉन्ग टच करते हैं, इसलिए a का वैल्यू 2r के बराबर होगा। किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये भी रिलेशन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। तो यहां से आप देख सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, r का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां 8 आएगा, 4 से कैंसिल करोगे नीचे 2 आएगा, तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन π/6 के बराबर आ गया। ये हमारा लगभग अगर हम देखें तो क्या आएगा 3.14/6, यानी ये हमारा लगभग आ जाएगा 0.523। तो ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया किसका लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। अगर आपसे कहा जाए लगभग परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, तो आपको पता है परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 52.3%। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लगभग 52% जो पार्ट है वो हमारा लगभग भरा हुआ है। और अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, तो इसको आप 100 से माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा 47.7%। यानी लगभग 48% पार्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का खाली होता है और लगभग 52% पार्ट जो होता है वो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का भरा होता है। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 0.523 होगा। पैकिंग फ्रैक्शन बता रहा कि टोटल का 50.523 पार्ट जो है वो भरा हुआ है, 52% लगभग हिस्सा भरा हुआ है और 48% हिस्सा खाली है। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। तो आपको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में क्या क्या जानना है, तो हमें जानना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होता है एक यूनिट सेल में 1/8 होता है, क्योंकि कॉर्नर वाले एटम 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। इसके अलावा हमें जानना है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल का 1 होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एज लेंथ हमारा 2r के बराबर होता है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम्स जो होते हैं वो हमारा एक एज के अलोंग एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहां आपने देखा 52.4 आया, तो वो कैसे आया उसका कैलकुलेशन आपको यहां पे बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटम्स जो होते हैं वो हमारा अलोंग एज एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम टच ईच अदर अलोंग एज, यह हमें ध्यान में रखना है यार। एटम जो होते हैं एक दूसरे को किसके अलोंग टच करते हैं यार, एज के अलोंग टच करते हैं।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, इसलिए ए का वैल्यू हमारा 2r के जो बराबर आ रहा है ए का वैल्यू। इसका रीजन मैंने बताया कि एटम जो होता है एक दूसरे को एक एज के अलोंग टच करते हैं और इसलिए ए का वैल्यू 2r के बराबर आया। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक एटम होता है, एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, इसलिए यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होगा। ए को हम 2r लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा पैकिंग फ्रैक्शन π/6 के बराबर आया, जो कि लगभग हमारा 0.523 के बराबर होगा। ये हुई बातें किसकी? ये बातें हुई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। चलिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की कहानी भी आप समझ जाएंगे जब आप ये समझ जाएं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें यार, तो आपको तो सारी चीजें पता है ना यार बेटा, आपको सारी चीजें पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो हमारा 4 होता है। मेन हमारे लिए एक ही चीज है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए। वो क्या चाहिए कि आपका ए और आर के बीच का रिलेशन चाहिए। अगर ये रिलेशन निकल जाए तो आप पैकिंग फ्रैक्शन को इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, इन अबव केस atoms touch each other along face diagonal। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम जो होते हैं एक दूसरे को किसके अलोंग टच करते हैं? तो एटम एक दूसरे को फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं। तो एटम्स अगर हमारा एक दूसरे को फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं तो यहां से हमारे लिए रिलेशन को एस्टैब्लिश करना इजी हो गया ए और आर के बीच। क्यों? क्योंकि एक क्यूब का एज लेंथ हमने ए माना, एक क्यूब का एज लेंथ हमने ए माना। अब यहां पे ध्यान दो, हमने बोला एटम जो है वो एक दूसरे को, यहां पे ध्यान दो, मैं कोई एक फेस को लेता हूं, एक क्यूब का हमने एक फेस ले लिया, ऊपर वाला फेस। अब ध्यान दो, एटम जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे को किसके अलोंग टच कर रहे हैं यार? फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां पे देखो, ये हमारा एक फेस मैंने लिया, आपको समझाने के लिए एक फेस हमने ऊपर वाला लिया, ये रहा हमारा फेस डायगोनल। तो एटम जो है वो एक दूसरे को फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। अब आपको सारी चीजें पता है। एक क्यूब में अगर मैं बात करूं तो एक क्यूब में आपको चीजें क्या पता है कि ये हमारा एज लेंथ ए होगा, ये भी हमारा एज लेंथ ए होगा। अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूं तो फेस डायगोनल जो होगा वो हमारा √2a होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये ए है, ये ए है, तो फेस डायगोनल क्या होगा? √2a होगा। यानी √2a का वैल्यू जो होगा वो हमारा 4r के बराबर होगा। किस केस में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसके अलोंग? एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं, और इसलिए फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। तो यहां हम देखें आर 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 आर, 4r है और ये फेस डायगोनल का लेंथ √2a है, यानी √2a 4r के बराबर होगा। यहां से हमारा a आ गया, a हमारा 2√2r के बराबर होगा इन केस ऑफ फेस डायगोनल। जबकि अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो a = 2r आया था। ये हमने किसके लिए हमने रिलेशन देखा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो, है ना। साथ में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में z हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि z की वैल्यू जो होती है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वो हमारा 4 होता है। तो अब चलिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? z × 4/3 पाई r क्यूब
बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि ए क्यूब के बराबर है ना। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ए का पावर 3। अगर एज लेंथ हमारा ए है, एज लेंथ अगर हमारा ए है तो आप एक क्यूब का वॉल्यूम ए का पावर 3 होगा। अब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में z हमारा 4 है, 4/3 पाई आर क्यूब। ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए के जगह हम लिख सकते हैं 2√2 आर का पावर 3। तो यहां से आप देखो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ रहा, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हमारा लगभग आएगा कितना, आर का पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 16 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई आई थिंक 6√2 आ रहा, 8 16√2 16 16 हाँ, पाई बाई 3√2 आ रहा। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पाई बाई 3√2 आ रहा जो कि 0.74 के बराबर होगा। पाई बाई 3√2 ध्यान देंगे, पाई बाई हाँ 3√2, ठीक है। यहां पे कितना आया था, पाई बाई 6 आया था। यहां पे हमारा आ रहा ये 16 आएगा, 2√2 का होल क्यूब करोगे बेटा तो 8 और √2 का होल क्यूब 2√2, तो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 3√2 आएगा। पाई बाई 3√2 आप कैलकुलेट करके देख लो, पाई बाई 3√2 को आप कैलकुलेट करके देख लो, ये हमारा लगभग ये हमारा 0.74 के बराबर आएगा। तो 0.74 के लगभग बराबर आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, 74% हिस्सा भरा होगा फेस सेंटर यूनिट सेल के केस में। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी जो होगा वो हमारा लगभग 74% होगा। और अगर आपसे कहा जाए खाली जगह यानी परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में परसेंटेज एम्प्टी स्पेस जो होगा वो हमारा लगभग 26% होगा। यानी आप देख सकते हो बॉडी सेंटर्ड के केस में लगभग 52% समथिंग भरा हुआ था, जबकि फेस सेंटर के केस में 74% बढ़ा है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो यार, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक था, यानी एक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम होते हैं, जबकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। तो क्लोज पैकिंग तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी है और फेस सेंटर में भी है, लेकिन फेस सेंटर का जो पैकिंग है उसके अकॉर्डिंग उसमें खाली जगह थोड़ा कम होगा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में किसकी पैकिंग ज्यादा क्लोज है, तो हम जवाब देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज मोर क्लोज पैकिंग एज कंपेयर टू क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। अब चलिए, इसमें मैंने बताया कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए दो ही चीजें जाननी है यार, एटम किसके अलोंग टच करेंगे, पहली चीज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा और किसके अलोंग टच करेंगे, इससे आपका ए और आर के बीच रिलेशन आ जाएगा। जैसे ए और आर के बीच रिलेशन आएगा हम सारा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां देखो एटम एक दूसरे के किसके अलोंग टच कर रहे हैं यार, फेस के अलोंग टच कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग बॉडी सेंटर पे। चलिए बॉडी सेंटर्ड में बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम एक दूसरे को टच करते हैं यार। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में अगर हम बात करें, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमें ध्यान रखना है कि एटम एक दूसरे को किसके अलोंग टच करते हैं यार, एटम एक दूसरे को बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करते हैं। एटम्स टच ईच अदर अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल। अब देखो यार फेस डायगोनल का लेंथ बेटा √2a होता था, लेकिन बॉडी डायगोनल तो √3a होता है। तो यहां देखो सबसे पहले ये हमारा क्यूब हुआ,
अब इस क्यूब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, मैं पहले भी समझा चुका हूं यार कि आपका बॉडी डायगोनल होता क्या है। जैसे मान लो मैंने सिंपल किया, मैंने सिंपल ले लिया यार, मान लो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। तो अगर मैं ए और एफ की बात करूं तो ए एफ के अलोंग एटम टच करेगा, ये रहा हमारा, ये एज लेंथ ए है ना। चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा बॉडी डायगोनल है ए और एफ। ए और एफ क्या है, तो ए और एफ कैसे निकलता था यार, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ए जो है वो फ्रंट फेस का नीचे वाला पॉइंट है और एफ जो है वो बैक फेस का ऊपर वाला पॉइंट है। तो ये हमारा ए और एफ को हम बॉडी डायगोनल कहेंगे। यहां पे एटम जो होगा वो एक दूसरे को बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करेंगे। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। यहां पे ध्यान दे, ठीक है। अब यहां पे आप समझेंगे, एटम जो मैं कह रहा हूं एक दूसरे को टच किसके अलोंग कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। अगर ये लेंथ ए है तो ये जो बॉडी डायगोनल होगा बेटा, ये बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है ये हमारा होता है √3a। ठीक है, आप देखो यहां ये आर होगा, ये आर, ये आर, ये आर। तो एटम अगर बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं रिलेशन हमारा क्या आ रहा, यहां से रिलेशन आ रहा √3a = 4r। ये हमारा रिलेशन आ रहा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। यानी यहां से हमारा ए और आर के बीच रिलेशन आएगा। ए और आर के बीच अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या आएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, A = 4r/√3। तो ये हमारा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में A और R के बीच का रिलेशन हुआ। ये हमने, सॉरी फेस नहीं, बॉडी सेंटर्ड, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बीच रिलेशन आ गया A और R के बीच का। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। हमें बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में Z पता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में Z हमारा 2 होता है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, Z × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई A का पावर 3। Z 2 है इंटू 4/3 πr³ और A का वैल्यू हो गया हमारा 4r/√3 का होल क्यूब। तो यहां से हम देखें अगर हमारा, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा, पैकिंग फ्रैक्शन जो है हमारा आ रहा है कुछ 1664, 8 आ जाएगा, 3 16 8 64, 8 नीचे आएगा, 3√3। ठीक है, √3 π/8, √3 π/8 आ रहा है हमारा आंसर। अब इसकी जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा लगभग 0.68 के बराबर आएगा। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 0.768 होगा। अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा लगभग 68% होगा। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में 68% हिस्सा भरा होगा। और अगर आपसे कहा जाए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में कितना % हिस्सा खाली है तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे, मतलब 32% पार्ट हमारा खाली होगा और 68% पार्ट जो होगा वो भरा होगा। तो हमें किसी भी यूनिट सेल का अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है यार
तो आपको पता है Z इंटू एक एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो हम A और R के बीच रिलेशन निकाल दें और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन तो हम पिछले ही क्लास में देख चुके हैं, तो हम इजीली पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यानी ये निकाल सकते हैं कि एक यूनिट सेल का कितना परसेंट पार्ट हमारा भरा होगा और कितना परसेंट पार्ट हमारा खाली होगा। तो ये पैकिंग इफिशिएंसी आ रहा है, आप देख सकते हो कि ये हमारा बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसलिए हमारा रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो यहां से ये हो गई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने दे रखा है बेटा, जिससे आप और अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो ये कैलकुलेशन हमने आपको समझा रखा है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इसका बहुत सिंपल तरीके से हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं वो मैंने यहां पे बोर्ड पे करा दिया, ताकि हमारे पास दोनों ही तरह के कैलकुलेशन होंगे। जो बच्चे इन डिटेल चीजों को देखना चाहते हैं उनके पास ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है कि कैसे √3R आता है, कैसे क्या आता है, सारा कैलकुलेशन यहां पे है। अगर हम शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है ना। अब चलिए हम अलग से बेटा नेक्स्ट क्लास में जो है वो HCP का करेंगे कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन जो है वो फेस सेंटर का देखा, बॉडी सेंटर का देखा और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का देखा। HCP का कैलकुलेशन हम अलग से देखेंगे और साथ में हमने ये भी देखेंगे जो हमारा बचा रह गया है, दैट इज AB पैकिंग क्या होता है, ABC पैकिंग क्या होता है, ये सब पैकिंग भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने 3 कैलकुलेशन देख लिया, अब हम कैलकुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं यार, तो आपका ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना। हमने अभी सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल का कैलकुलेशन देखा है, तो ये क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए अगर यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है तो उस केस में डेंसिटी का ये फॉर्मूला होगा। अगर आप कहोगे मेरे से कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सा तरीका है यार, कैलकुलेशन ऑफ, अगर हमसे कहा जाए कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, अगर क्यूबिक यूनिट सेल के डेंसिटी का अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम डेंसिटी के कैलकुलेशन की बात करें, तो आपको पता है यार कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी हमारा सिंपल होता है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हमें पता है अगर हम एक यूनिट सेल का वॉल्यूम लेंगे तो मास भी हमें कितना लेना होगा, एक यूनिट सेल का लेना होगा। यानी हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, यही हमारा होगा क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला। अब ध्यान दें, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में Z एटम होता है। एक यूनिट सेल में जितने एटम होते हैं उसी को तो Z कहते हैं। तो एक यूनिट सेल में हम क्या एज्यूम करेंगे, एक यूनिट सेल में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास Z एटम है, क्योंकि एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम Z कहते हैं। तो हमारे एक यूनिट सेल में Z एटम है। अब आपको ध्यान देना है, एक एटम का मास जो होता है वो होता है हमारा मोलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को हम मोलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है A⁻3। और यहीं से हमारा क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया Zm/AQNA। M बाई, अगर आप यहां से कहोगे सर Z क्या है, तो Z है हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको हम Z कहते हैं। अब चलिए M क्या है, M है हमारा मोलर मास ऑफ एटम। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। Na हमारा क्या है, Na है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। A हमारा क्या है, एज लेंथ। अगर इसको और बेटर तरीके से मैं कहूं तो M/Na को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मास ऑफ 1 एटम। तो एक एटम का मास M/Na, तो Z एटम का मास क्या होगा,
जेड एम बाई एन ए। तो जेड एम बाई एन ए एक जेड एटम का मास होगा और ए क्यू हमारा यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। मास बाई वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए का पावर 3 होगा। m बाई एन ए एक एटम का मास होगा। अगर आपसे कहा जाए जेड एम बाई एन ए क्या होगा, तो जेड एम बाई एन ए होगा मास ऑफ जेड एटम। यानी एक यूनिट सेल में जेड एटम है, उसका मास जेड एम बाई एन ए और वॉल्यूम हमारा ए का पावर 3। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जेड एम बाई ए क्यू एन ए। यानी क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी, क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी का फॉर्मूला, ये सारा कैलकुलेशन हमने क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कर लिया है। अब जैसे मान लो इसके बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो मैं एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम आगे इसके आगे की बात अगले क्लास में करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। Copper crystallizes in FCC lattice with a unit cell age of 361 picometer. The radius of copper atom is। अब ध्यान दो, जैसे बोल दिया FCC लैटिस, हमारे पास रिलेशन है यार FCC का, 4R इक्वल टू होता है √2a। अगर हमारा यूनिट सेल FCC यूनिट सेल का यही तो रिलेशन होता है FCC यूनिट सेल के लिए, 4R इक्वल टू √2a। तो हमें पता है R क्या होगा? a/2 √2। आपके क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। एज लेंथ दिया गया है 361 पिकोमीटर, 2 √2 का वैल्यू लगभग हमारा 1.414 होगा। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, जो कि हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा 120 से थोड़ा ज्यादा 128 पिकोमीटर आई थिंक आ रहा है ना। यहां से देखो रेडियस ऑफ कॉपर हमारा लगभग 128 पिकोमीटर आ रहा है। तो ये सिंपल सा है। अगर आपको ये चीजें पता है कि एफसीसी यूनिट सेल का रिलेशन क्या होता है, एफसीसी यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पोजीशनड होते हैं, ये सब बातें हमें जानना है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि जेई के पूछे हुए क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज लेंथ ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज 508 पिकोमीटर। If the radius of the cation is 110 picometer, the radius of anion is। अब ध्यान दो, अब यहां पे ये फेस डायगोनल है यार, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में ये रहा हमारा फेस डायगोनल, ठीक है। अब केटायन आयनिक कंपाउंड है यार, यानी अगर हमने कॉर्नर पे अनायन को रखा हुआ है तो केटायन हमारा बीचों बीच होगा। आप देखो क्या होगा, यहां पे देखो, ये हमारा रेडियस ऑफ केटायन हुआ, सॉरी रेडियस ऑफ अनायन हुआ, ये हमारा मान लो रेडियस ऑफ केटायन हुआ, ये हमारा रेडियस ऑफ केटायन हुआ, ये हमारा रेडियस ऑफ अनायन हुआ। तो हमारा जो आयनिक सब्सटेंस का मतलब केटायन और अनायन से बना हुआ है वो हमारा सब्सटेंस। तो एटम्स तो फेस डायगोनल के अलोंग टच करेंगे, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, 2 इंटू रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इक्वल टू कहा जाएगा √2a। कैलकुलेट कर लो यार, 2 केटायन का रेडियस 110, अनायन √2 इंटू 508, कितना आ रहा हमारा 254। जो भी है, 2 आई थिंक 288 या जो भी कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो ये चीजें हैं, है ना, हम कैलकुलेट कर लेंगे यार। फेस डायगोनल हमें पता ही है क्या होता है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड इन बॉडी सेंटर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जा रहा, ठीक है। फ्री स्पेस, देखो ध्यान दो, सबसे पहले ये ध्यान देंगे बेटा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है एफसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी, एफसीसी को ही सीसीपी कहा जाता है। तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है और बॉडी सेंटर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है एफसीसी के केस में 20% 26% एम्प्टी स्पेस होता है और बॉडी सेंटर के केस में, बीसीसी के केस में 32% हमारा एम्प्टी स्पेस होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। चलो यार, आज की क्लास को बेटा हम कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में भी देखेंगे। जैसे मान लो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल रेडियस आर इज आर दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा फेस सेंटर के केस में। बेटा आप मुझे बताओ एटम का वॉल्यूम क्या होगा। तो फेस सेंटर के केस में 4 एटम होते हैं और एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये एक एटम का वॉल्यूम हुआ। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यू यानी 16 पाई आर क्यू बाई 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो ये था बेटा, हमने क्यूबिक यूनिट सेल का पूरा अंदर डिटेल स्टडी किया कि अगर हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एटम्स कहां होगा, एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कितना % हिस्सा आपका फिल्ड है, कितना % हमारा एम्प्टी स्पेस होगा, ये सारा कैलकुलेशन हमने सिंपल बॉडी सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में किया। साथ में हमने ये भी किया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम्स एक दूसरे को एज के अलोंग टच करते हैं, एटम एक दूसरे को फेस सेंटर के केस में फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं और एटम एक दूसरे को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करते हैं। तो ये रही आज की बात। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चे आप जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे यार, और अपने दोस्त यार को शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्द सारे चैप्टर का कंटेंट पूरे थॉरो आपको अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।